नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक अलग स्थान रखने वाले और पूरे मध्य प्रदेश में वैश्य समाज को एक करने वाले उमाशंकर जी गुप्ता, पिछले दिनों उनकी टिकट कटी और टिकट कटने के बाद एक खबर, बड़ी अप्रिय खबर आई कि उनको हृदयघात हुआ। बाद में अस्पताल में भर्ती भी रहे। आज उमाशंकर जी गुप्ता हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या पूरा घटनाक्रम रहा और अब उमाशंकर गुप्ता की भविष्य की राजनीति क्या है। मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले एक बात बता देता हूं कि उमाशंकर जी गुप्ता ने पूरे 35 से 40 वर्ष एक ही पार्टी को दिए हैं, लगातार दिए हैं। जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दिया उन्होंने 100% देने की कोशिश की है। और ये भी कहा जाता है, नहीं ये सच भी है, कि आज भारतीय जनता पार्टी के क्षितिज पे बैठे हुए तमाम बड़े नेता उमाशंकर जी के कंधे पर चढ़कर वहां तक पहुंचे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहाँ के तमाम सारे नेता कार्यकर्ता जानते भी हैं और समझते भी हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप एकदम स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब यही जानना चाहते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ, इतनी अप्रिय स्थिति हुई कि तमाम सारे लोग हताश निराश हो गए। आपको टिकट ना मिलने के कारण से मैंने देखा कि रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सतना में हो रही है, उज्जैन में हो रही है। तमाम सारे कार्यकर्ता आज भी खिन्न हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को? देखिए, ये हार्ट अटैक होना तो ये तो एक संयोग की बात है। मैं तो एक कार्यक्रम में था दुर्गा अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन का। मेरी एक पार्षद है वार्ड 31 के बिड़ला सचान, उनके वहाँ मंदिर में पूजा की, माँ भगवती की। मैंने कन्याओं का भोजन शुरू हुआ और उसके बाद मुझे कुछ असहज लगा और चेक कराया तो 100% ब्लॉकेज था आर्टिलरी में। डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल दिया और मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती की, भगवान की बड़ी कृपा रही, समय पर सब जानकारी मिल गई और मेरा इलाज हो गया है। और मैं, आप जानते हैं, मैं हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ। उस दिन भी स्टंट डलने के घंटे और बाद भी जो मेरा फोटो डला हो, वो भी लोगों का लोग मेरे पास बाद में जो फ़ोन आए कि आप वास्तव में बीमार हुए थे क्या। लेकिन ये मुझे भगवान की कृपा है कि मैं हर परिस्थिति में और उसको प्रसन्नता के साथ ही लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। पार्टी के निर्णय कई बार होते हैं, प्रिय होते हैं, अप्रिय होते हैं, लेकिन वो पार्टी के अपने निर्णय होते हैं और इसलिए पार्टी का जो भी निर्णय वो सिरोधार्य है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। वे तमाम सारे लोग जो भोपाल और भोपाल के बाहर आज भी दुखी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक तरह से पार्टी को चेतावनी भी दे रहे हैं कि उमाशंकर जी के साथ आपने अन्याय किया है, इसके परिणाम आपको चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। उन्हें क्या संदेश है? देखिए, ये सहज ही है, जिनसे आप जानते हैं कि राजनीतिक मेरे, आपने कहा है कि वर्षों का मेरा, और मुझे ध्यान नहीं आता जिस दिन मैंने पार्टी का काम नहीं किया हो। राजनीतिक संबंध मेरे पारिवारिक संबंध बने हैं और वैश्य समाज, जिसने वैश्य समाज सम्मेलन का जो संगठन खड़ा हुआ है उसमें करीब 2-3 लाख परिवार व्यक्तिगत रूप से मुझे जुड़े हैं, जिसमें से आधे से अधिक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से मेरे से जुड़े हैं। वैश्य समाज के विभिन्न घटक, चाहे अग्रवाल हों, जैन हों, महेश्वरी हों, खंडेलवाल हों, या इस प्रकार के 373 घटकों को जोड़ने का जो प्रयास शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, आज करीब आप 1 लाख के करीब उसके आजीवन सदस्य परिवार हैं। और इसलिए इन सब से, और मेरा एक स्वभाव रहा है कि जिनसे ही मेरे संबंध बनते हैं वो आत्मीय और पारिवारिक हो जाते हैं। और कई बार अगर ये मैं कहूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहा, चाहे चुनाव में जब हारा और कुछ नहीं था और सरकार भी कांग्रेस की बन गई थी, उस समय भी जब हमारे कार्यक्रम हुए तो उपस्थिति 90% 95% रहती थी। और मेरे व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध है और उसके कारण मेरे चाहने वाले, मेरे समर्थक, मेरे हितचिंतकों को एक आघात सा लगा, क्योंकि एक अप्रत्याशित सा निर्णय लगा था। वैश्य समाज के मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि जिस पार्टी के बारे में कहा गया कि वो वैश्यों की ही पार्टी रही है, वहाँ वैश्यों की कुछ उपेक्षा होने लगी है राजनीतिक सारे जातिगत समीकरण बिठाते समय। और कहीं ना कहीं ये उनको मन में फील होता है और शायद मेरे टिकट के कटने को भी कुछ लोगों ने उसी प्रकार से लिया है और उनकी भावनाएं आहत हुई है।
यहाँ भी आपने देखा होगा, लोकल भी मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ा आक्रोशित और आंदोलित था, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि भाई जो निर्णय है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जीते, पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। एक बात हो रही है, आपने वैश्य समाज का एक इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और आप राष्ट्रीय स्तर पर मतलब उसके अध्यक्ष भी हैं, तो तमाम सारे लाखों लोग ये सोच रहे थे कि आप लोगों को टिकट दिलवाएंगे, क्योंकि आपने इन तमाम सारे लोगों को संगठन से जोड़ने का काम किया है और आपकी खुद की टिकट कट गई। अब देखो, वैसे बेस महासम्मेलन का काम करते समय मैंने हमेशा स्पष्ट किया है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और आप भी कई कार्यक्रमों में आए हैं, वहाँ मैं उस संगठन की बैठकों में राजनीति पर बात नहीं होने देता। हाँ, मेरा ये हमेशा कहना रहा है कि इस संगठन को हम इतना प्रभावी बनाना चाहते हैं कि राजनीतिक लोग हमसे सलाह लें, और इसका एक मात्र तरीका यही है जो मैं समाज में कहता हूँ, जिसके लिए प्रयत्नशील भी हूँ। समाज एकजुटता और 100% मतदान की ओर बढ़े। प्रजातंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो वोटों से घबराती है, और वैश्यों के बारे में साधारणतः धारणा है कि मतदान कम करते हैं, बटे हुए रहते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि विगत 10-12 साल में काफ़ी अंतर आ रहा है। पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद, इनके चुनाव में वैश्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, और उसका कारण मैं ऐसे मानता हूँ कि वैश्य महासम्मेलन की सक्रियता के कारण ये हुआ है। अपनी पार्टी में भी मैं जहाँ लगता है कि वैश्य प्रतिनिधि को अवसर मिलना चाहिए, मैं बात जरूर कहता हूँ, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि वैश्य कभी मांगने नहीं जाता, उसका स्वभाव देने का रहा है। तो हम भी किसी के सामने, मैं कार्यक्रमों में भी बोलता हूँ कि हाथ पसार कर जाएं, ये नहीं, हमारी ताकत इतनी खड़ी होना चाहिए कि लोग हमारे पास आएँ, और इसी भावना को लेकर काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे, शुरू में तो मेरे से लोग कहते थे कि बैनियों का संगठन खड़ा करना यानी जिंदा मेंढकों को तराजू पे तोलना है, लेकिन उस चुनौती को भी हमने स्वीकार किया, और आज एक आप जानते हैं कि पंचायत स्तर तक का एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन खड़ा हुआ है जो निरंतर सक्रिय है, और इसकी अनदेखी आज नहीं तो कल कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। उनकी भावनाओं का कद्र तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रजातंत्र में नुकसान तो होता ही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उमाशंकर जी गुप्ता उस परिवार से आते हैं, इनके सगे चाचा नारायण प्रसाद जी गुप्ता, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए भेजा गया था, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और उमाशंकर जी गुप्ता उस आंगन में जन्म लेते हैं जहां ये विचार पलता है। उनके सगे चाचा नारायण प्रसाद जी गुप्ता थे। मैं ये जानना चाहता हूं उमाशंकर जी आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका जवाब देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग घर बैठे हैं। उमा जी नहीं हैं, कृष्ण मुरारी मोगे नहीं हैं, रघुनंदन शर्मा जी नहीं हैं, और कैलाश चावला जी नहीं हैं। तो ये जो बड़े नेता हैं उनकी कमी कहीं ना कहीं अखरती। और सबसे बड़ी बात है कि रघुनंदन जी ने, कृष्ण मुरारी मोगे जी ने, मेघराज जैन ने माइक पे आके कहा है कि इस बार हम लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, हमारी उपेक्षा की जा रही है, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये जो नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहें? इसमें बात नहीं है, आप जवाब ना देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो काम करना चाहता है, पार्टी का एक उद्देश्य रहा है सबके लिए काम। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहे जिसको काम नहीं दिया जा सकता है, और चुनाव तो एक ऐसी विधा है कि जहाँ काम करने वालों की कमी होती है। तो इस प्रकार के प्रामाणिक कोई भी कार्यकर्ता अगर काम में नहीं लग पाए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी मुझे लगती है, व्यवस्था की कमी है। उसको हम सबको मिलके, पार्टी के जो हम सब लोग हैं, उनको ठीक करना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपयोग सबका हो, ये पार्टी का उद्देश्य रहा है। हर कार्यकर्ता के लिए काम हो और हर काम के लिए कार्यकर्ता हो, ये पार्टी का एक नारा भी है। और इसमें कहीं कोई कमी हो रही है तो मुझे लगता है कि स्थानीय कमी है। एक आखिरी सवाल यही है कि अब उमाशंकर गुप्ता की व्यक्तिगत एजेंडा क्या है आगे, क्योंकि आज टिकट कट चुकी है, बिल्कुल हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं, आपकी भूमिका क्या रहेगी विधानसभा 2023 के चुनाव में? क्योंकि पार्टी ने क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ चर्चा हुई है बड़े नेताओं से आपकी?
आपके कार्यकर्ता जो आपको बहुत चाहते हैं वो भी आपके इस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले दिन से भी, टिकट कटने के बाद से भी और आज भी यही कहता हूं कि मैं स्वयं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। यही अपेक्षा भी करता हूं कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कि राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी का जीतना और सरकार बनना बहुत जरूरी है और हम सबको इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं क्षमा चाहते हुए एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। आपके भांजे हैं आशीष अग्रवाल गोलू, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, जो वो आपके ही गोद में पड़ा, आपके सामने पैदा हुआ, आपको राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। पिछले दिनों उनने मेरे से इंटरव्यू में कहा था कि जो हालात बीजेपी में हैं अब मामा को वहां नहीं रहना चाहिए, मामा को तो मैं कांग्रेस में लाने की कोशिश करूंगा। आप अपने भांजे की कितनी सुनेंगे? मैं अपने भांजे को नहीं संभाल पाया, इसका मुझे अफसोस है कि कहीं ना कोई मेरी ही कमी रही होगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो इस राष्ट्र के और संस्कृति के पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है और उसके प्रति मेरी पूरी निष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने उमाशंकर जी गुप्ता एक एक सवाल का जवाब नपा तोला दिया उन्होंने, लेकिन एक बात का जरूर उनके चेहरे पर सिकन दिखाई दी जब मैंने पूछा कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो उमाशंकर जी का कहना है कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें अपनी कमी को सुधारना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है यदि आप मेरे कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।